नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में पार्टी के अध्यक्ष बंदी संजय को हल्की बातों को लेकर चेताते हुए कहा कि हम तुम्हारी जुबान काट लेंगे। दरअसल केसीआर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संजय किसानों को बरगला रहे हैं और उनसे धान की खेती करने को कह रहे हैं। उन्हें झूठी उम्मीदें दे रहे हैं कि बीजेपी किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे धान की खरीद नहीं करेगी। यही वजह है कि कृषि मंत्री किसानों से दूसरी फसलों को खेती की बात करने की कह रहे हैं ताकि उनका नुकसान न हो। केंद्र की सरकार गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री से सीधे तौर पर मुलाकात की और उनसे खरीदे हुए उबले चावल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में फैसला करेंगे और बाद में सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तेलंगाना के पास पिछले साल से ही 5 लाख टन धान बचा हुआ है। केंद्र सरकार इसे नहीं खरीद रही है। इसके साथ ही तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष पर बरसते हुए केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम धान नहीं खरीदेंगे और राज्य बीजेपी कह रही है कि हम खरीदेंगे। हल्की बातों से बचिए। अगर आपने हमारे बारे में अनाप शराब बोला तो आपकी जबान काट लेंगे। वहीं इसके साथ ही केसीआर ने कहा कि संजय कहता है कि वह मुझे जेल भेजेगा। मैं उसे चैलेंज करता हूं कि वह मुझे छू कर दिखाए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हम पर हमला कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब तक हम खामोश बैठे थे, सोच रहे थे कि छोड़ो कुत्तों को भौंकने दो, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही केसीआर ने बीजेपी की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी वाले किसानों को कारों से कुचल रहे हैं। बीजेपी के एक सीएम ने लोगों से कहा कि वे किसानों को पीट पीट कर मार दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का सपोर्ट करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों को बचाएं। विपक्ष सस्ती राजनीति कर रहा है, वे किसानों की भावनाओं से खेल रहे हैं। केसीआर दरअसल परेशान इस बात से भी हैं कि जिस तरह तेलंगाना में कहीं ना कहीं, चाहे आप नगर निगम के चुनाव देखें, चाहे उपचुनाव में एटला राजेंद्र की जीत देखें, कहीं ना कहीं लगता है कि चंद्रशेखर को ऐसा आभास हो रहा है कि उनकी ज़मीन शायद उखड़ रही है और राजनीतिक जो एक वर्चस्व है वो कहीं कमज़ोर हो रहा है। एटला राजेंद्र का टूटना, उसके बाद उनके विरोध में खड़े होना और फिर बीजेपी से जीत जाना, ये कहीं टीस है राजनीति की जो उनको खल रही है अपने भीतर, मन के भीतर। और शायद इसी कारण से अपने पुत्र की ताजपोशी में भी वो देरी महसूस कर रहे हैं और ये सारी जो एक राजनीतिक अवसाद की जो एक प्रक्रिया है उसी से गुजर कर शायद केसीआर ये बयान भी दे रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, ये जो जमीन एक वर्चस्व जो है वो पूरी तरह स्थापित था, लेकिन अब धीरे धीरे वो वर्चस्व कहीं उखड़ रहा है और शायद ये जो उखड़े हुए शब्द हैं ये इस बात के परिचायक हैं कि जो कहा है केसीआर ने कि जवान काट लेंगे या इस तरह की भाषा जो राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सीमाएं संकुचित हो रही हैं इस तेलंगाना राष्ट्र पार्टी की। भाषाई जो भाषा का वो प्रयोग कर रहा है उस तरह के भाषा के प्रयोग से मुख्यमंत्री महोदय को बचना चाहिए था। वो भाषा उचित नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि ठीक है कि वो जैसे बीजेपी को वहां पे सफलता मिली है, कुछ स्थिति ऐसी आई है, लेकिन जो किसानों का मामला है वो है बेहद गंभीर। उस मामले की गंभीरता को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या स्थितियां बनी हुई है। पहले धान की खरीद राज्य सरकार ने की, अब उस खरीद को एफसीआई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूरी जिम्मेवारी बनती है, यानी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, केंद्र सरकार अपने उस जिम्मेवारी से पीछे हट रही है।
एंड टाइम पे जब अब वो इस तरह से वहां पे लोगों का जो मुख्य फसल है वो धान है, अब लास्ट में एक तरह से मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना पड़ा कि आप लोग धान की खेती मत कीजिए। अभी वहां पे एक तरह से उन्हें ये आदेश निकालना पड़ा अंतिम समय में कि जो भी कोई धान का बीज बेचेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यह ऐसी परिस्थितियां कहां से आई? ऐसी परिस्थितियां आने का जो मुख्य कारण रहा वो रहा कि एक तरह से उन फसलों का जो पूरा जो सरकारी खरीद की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार सही ढंग से वहां पे नहीं चला पा रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें पहले से ही किसानों के मामले को लेके उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई वो संवेदनशील नहीं है। हम लोगों ने देखा कि अभी सतपाल मलिक जी ने कल भी कितनी कठोर टिप्पणियां की है राजस्थान में एक तरह से किसान आंदोलन को लेकर कि दिल्ली में लोग जो कि कुत्तों के मर जाने पे भी काफी ज्यादा जो है आहत होते हैं, 600 से ज्यादा किसान मर गए और अब तक श्रद्धांजलि नहीं दी गई है उन्हें, उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तो किसान आंदोलन को लेकर कहीं न कहीं सरकार कटघरे में है। दक्षिण से एक बड़ी आवाज है, बड़ी स्वर है, इनको ध्यान देना पड़ेगा। केवल ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो एक मामला है जो कि वहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का मामला है और वो स्थानीय मुख्यमंत्री का मामला है। ये एक तरह से हम लोग दरअसल राहुल जी वो आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, तो उनको लगता है कि जमीन आंदोलन और कहीं जनभावनाओं को समझने से ही मजबूत रहेगी। ये वो समझते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सोचा समझा बयान उन्होंने ये दिया है अपना। वो फंस गए हैं ना। देखिए स्थिति क्या है, अभी अचानक से जब उन्होंने लास्ट टाइम में अभी तुरंत से आदेश दिया वहां पे कि आप धान की खेती मत कीजिए, अब वहां का जो पूरा जनभावना है, अगर वो धान की खेती अचानक से उनके पास, किसानों के पास क्या विकल्प था? तो वो आप लास्ट टाइम में किसान को कहिए अपना विकल्प खत्म कर लीजिए, तो उस स्थिति में जो जनभावना है वहां की वो एक तरह से मुख्यमंत्री के विरोध में जा रही है। और मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि इस चीज में वो एक तरह से बीजेपी के जाल में वो फंस चुके हैं, क्योंकि पहले केंद्र सरकार के मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके धान खरीदे जाएंगे और अंततः खरीदे नहीं गए। पहले से बफर स्टॉक भारी भरकम मात्रा में पड़ा हुआ है। तो वो एक तरह से जो बेचैनी आप कर रहे हैं वो बेचैनी वहीं से आ रही है। जी सर्वेश्वर पाठक जी, ये जो बयान है इसको कैसे देखती हैं? ये बयान क्या एक आंदोलन से उपजे हुए नेता का आंदोलनात्मक बयान है, क्रांतिकारी बयान है, या एक ऐसे नेता का बयान है जो कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हुए देख रहा है और उसका ये उखड़ा हुआ बयान है? ये कैसा बयान है? यह एक चीफ मिनिस्टर का निम्न स्तर का बयान है। आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, आपकी जो भाषा है वो आपके राज्य के युवा को प्रोत्साहित करेगी, और आप एक चीफ मिनिस्टर होके ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो आप सोचो उस राज्य के युवाओं पे क्या संदेश जाएगा। सेंटर के साथ लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा होती है। और अब वो केसीआर चंद्रशेखर जी जिस पद पर बैठे हुए हैं वो चीफ मिनिस्टर का पद है, वो कोई नॉर्मल एमएलए नहीं है या रोड छाप नेता नहीं है जो किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं। तो और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2018 में भी चंद्रबाबू नायडू को ठग लुटेरा बोले थे। तो ठीक है, उस समय चुनाव के उसमें बोल दिया, ये कर दिया, और उस समय भी ये चीफ मिनिस्टर के पद पे सुशोभित थे। तो ये पहली बार वो कोई नहीं बोला है उन्होंने, वो अक्सर हाँ ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहते हैं जो कि मैं मानता हूं कि राजनीति में बहुत ही घटिया स्तर को दिखाता है। चाहे जो भी हो, आपका सेंटर से आप आराम से बातें कर सकते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करके क्या आप उस चीज को हासिल कर लेंगे? राहुल जी देखिए, दो बातें हैं कि एक बात तो यह है कि जब तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई गई, जब वो करीमनगर में एक सभा कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ कहा कि एक बूंद भी खून की नहीं गिरने देंगे और तेलंगाना लेंगे। और दूसरा ये भी था कि वो कई नक्सली नेताओं से मीटिंग कर रहे थे कि कैसे तेलंगाना बनाया जाए और कैसे तेलंगाना अलग राज्य की मांग की जाए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन अब जो बात कही गई है ये वायलेंस अगर राजनीति में कहीं, जैसा सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा कि युवाओं को प्रेरित करती है ये बात, तो आखिर ये इसमें कहीं एक संदेश छुपे हुए होते हैं इन बातों में। तो इसको कैसे देखा जाए इन बातों को? देखिए एक चीज तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो इस तरह की भाषा है, इस तरह की भाषा का समर्थन कदापि किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। तो ये और हम लोग देख रहे हैं कि ये समस्या केवल अब टीआरएस की नहीं बची है,
देश की जो पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है इस समय, और विशेषकर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावा करती है, आप देखिए उनकी भाषा किस प्रकार के होते हैं, दिल्ली से लेकर तमाम दूसरे जगहों पे, तो भाषा का मर्यादा गिर रहा है। मैं सर्वेश्वर जी के इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक तरह से जो संवैधानिक पदधारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके भाषा को दूसरे लोग सीखते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन भाषा के साथ साथ मामला मुद्दा भी है कि मुद्दा क्या चीज है। मुद्दा एक तरह से ऐसा है जो कि कृषि का मामला है। हम लोग अभी भी, चाहे भारत को जितना भी विकसित होने का ढिंढोरा पीट ले, भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी खेती पे निर्भर है, और किसानों के साथ अब तक न्याय नहीं हो पाया। केंद्र सरकार भले दावे कर रही थी कि आप 2022 तक में किसानों की आय को डबल कर लेंगे, हम लोग 2021 के आखिरी महीनों में बैठे हुए हैं, हम लोग क्या पा रहे हैं कि किसानों की आय डबल नहीं हुए, उल्टे किसानों के जो है कर्ज डबल हो गए। राष्ट्रव्यापी स्थितियां हैं। तो ऐसे स्थितियों में कहीं ना कहीं जो अभी जो केसीआर हैं, एक तरह से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से प्रभावी ढंग से इस मामले को उठाना चाहिए। वो आंदोलन से निकले हुए नेता है, तो उन्हें आंदोलन की भी धमकी देनी चाहिए। मैं कहूंगा इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग ना करें, लेकिन एक लोकतंत्र में जो असहमति व्यक्त करने का एक पूरा अधिकार है, राज्यों को केंद्र के विरुद्ध और अपनी मांगों को रखने का जो पूरा अधिकार है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, उन सारे प्लेटफॉर्म्स का उन्हें प्रयोग करना चाहिए कि आखिर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। जब केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता, दूसरे जहां पर भी टीवी डिबेट में मैं जाता हूं, हर जगह वो दावे करते हैं कि रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। तो रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है, तो फिर वहां पे इतना लाख टन का 5 लाख टन का स्टॉक कैसे बचा हुआ है? और एमएसपी गारंटी कानून, यही तो किसान आंदोलन जो दिल्ली के सीमाओं पर चल रहा है, यही तो उस आंदोलन का महत्वपूर्ण मांग है कि आप तीनों कृषि कानून को वापस लीजिए और एमएसपी गारंटी कानून दीजिए। तो वही समस्या वहां पे बन रही है लोगों के साथ। तो ये सब कुछ मूल मुद्दे खेती किसानी के, जिसको केसीआर जान रहे हैं कि उस खेती किसानी के मूल मुद्दों को उन्हें एड्रेस करना होगा। उन मूल मुद्दों को किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं, ये मूल मुद्दे हैं वहां। सर्वेश्वर पाठक जी, दरअसल के चंद्रशेखर राव जो केसीआर है, उन्होंने एनटी रामाराव को भी देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए क्या करना है। उनने एम चन्ना रेड्डी के साथ भी काम किया है कि कैसे राजनीतिक प्रभुत्व को बरकरार रखना है, और फिर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ भी काम किया है कि कैसे राजनीतिक जुगाड़ तुगाड़ कायम रखना है। तो ये तीनों की जो मिली भगत है, वही जो ये तीनों विचारधाराओं की उनके अंदर समावेश है, मिली भगत शब्द गलत होगा, इन तीनों विचारधाराओं का जो उनके संग समावेश है उनके अंदर, तो यहीं से कहीं ऐसी बात निकल जाती है कि वो सभी संभावनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित रखना चाहते हैं खुद के हाथ में। देखिए, संभावनाओं को पॉलिटिक्स में नियंत्रण करना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको किसी बात पे असहमति है तो आप उसका विरोध कर सकते हो। लेकिन विरोध में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं गिरा सकती। दूसरी बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। केसीआर अगर एक क्रांतिकारी नेता है, क्रांति से उपजे हुए नेता है, और नेता ही नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तब से वो वहां के चीफ मिनिस्टर है। उनको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए तेलंगाना के विकास में, क्योंकि वो वहां के युग पुरुष कहे जा सकते हैं, ना कि ये पेटी पॉलिटिक्स की। अगर वो सेंटर को कोस रहे हैं कि धान का वो खरीद नहीं कर रही है, सेंट्रल मिनिस्टर के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरी ओर जो किसानों को भी हेल्प होगा, पेट्रोल डीजल प्राइस पे वैट घटाया, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्यों नहीं घटाया है? बहुत सारे राज्यों ने नहीं घटाया है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। अब आप मुझे एक बताइए कि जिस राज्यों ने घटा दिया है, मान लीजिए जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख आता है, सबसे ज्यादा घटाया है, 13 रुपया कुछ पैसा घटाया। नहीं सर, पंजाब ने भी घटा दिया है। चुनाव है, योगी जी ने भी घटाया है, पंजाब ने भी घटा दिया। बात बताइए कि जो घटा हुआ प्राइस है वो क्या किसानों को लाभान्वित नहीं करेगा? जो अभी बोल रहे थे कि किसानों की आय दुगुना, एकाएक तो आय दुगुना नहीं होती है, ऐसे करके छोटे छोटे चीजों से उनको आय दुगुना हो गया। राहुल जी देखिए, मैं जरा सा एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कहा जा रहा है किसानों की आय एकाएक दुगुनी तो नहीं होगी। भाई, ये लक्ष्य आज नहीं रखा गया था सर्वेश्वर जी, ये लक्ष्य 2016-17 के बजट में, उस समय आपको याद होगा स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, 2016-17 के बजट में रखा गया था। और उस समय हमें यह भी ध्यान में है कि नीति आयोग के तत्वावधान में अशोक दलवाई कमेटी बनवाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
कि कैसे किसानों के आय को हम लोग 2022 तक में हम लोग डबल करें। उसी समय से ये लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही थी और उस समिति से मांगा था कि आप हमें सुझाव दें। उस समिति ने तभी सुझाव दिया था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कब भारत के इतिहास में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% हुआ, उसके बाद में हुआ क्या? 3.5% से ज्यादा का नेशनल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कभी ज्यादा गया ही नहीं। बिल्कुल राहुल जी, 2019 के बीच में तो 2.5% रहा। राहुल जी तो आपसे ये चर्चा चीजें राहुल जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮੁੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, MSP को लेकर आप कुछ कह रहे थे। MSP बढ़ाने को लेकर लगातार केंद्र में भी बातचीत चल रही है। देखिए, MSP को तो सरकार ने बढ़ाया है। मूल समस्या ये नहीं कि MSP बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। MSP को सरकारें बढ़ाते रहती हैं, चाहे वो अलग अलग सरकारें जो भी आती हैं वो बढ़ाती हैं। मूल समस्या ये है कि वो किसानों को मिलता नहीं। अलग अलग कमेटियों ने जो पुराने जो अपने रिपोर्ट दिए कि वो 6% से ज्यादा किसानों को MSP नहीं मिलता। तो अभी आप देखेंगे कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता से जब आप बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई हमने तमाम बड़े रिकॉर्ड खरीदारी कर ली। तब तो फिर उनसे वही सवाल पूछा जाता है कि आपने अगर रिकॉर्ड खरीदारी कर ही रहे तो आप MSP गारंटी कानून दे दीजिए। भाई किसानों को कम से कम उनका न्यूनतम लागत मूल्य, जिसकी कि भारतीय जनता पार्टी काफी डंका पीट के घोषणा करती है कि हमने बढ़ाया है, उसमें 1.5 गुना हमने वृद्धि कर दी है। जो तमाम अनुशंसाएं थी स्वामीनाथन कमेटी की, उसको माना है। तो अगर आपने ये तमाम चीज कर दिया है तो वो धरातल पर उनको पहुंचा भी दीजिए। और खुद जब माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसमें कहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, कि MSP गारंटी कानून होना चाहिए। तो उस समय देखिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं माना और कांग्रेस सरकार अब सत्ता में नहीं है। जिस संख्या बल पे खड़ी है वो हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर अब उनकी जिम्मेवारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के। किसानों की यही मांग है, बड़ी दो टूक पर स्पष्ट मांग है कि इन सब चीजों को ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। सर्वेश्वर पाठक जी, राहुल जी ने जो बात कही है बड़ी भावनात्मक बात है। किसानों के बारे में, कृषि के बारे में, स्वामीनाथन कमेटी से लेके 3 कृषि बिलों तक कहीं ना कहीं इच्छाएं जागृत हुई हैं सत्ता की कि किसानों के उन्नयन के लिए, किसानों की उन्नति और उत्थान के लिए काम किया जाए। लेकिन लगता है कि वास्तविक जमीन वैसी है जैसी कही जा रही है, बताई जा रही है। देखिए, ऐसा MSP जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है या MSP का जो है दर हर एक सरकार बनाती है। और अगर आप बीजेपी को ही, जैसा कि राहुल जी ने बोला था कि किसानों की आय का दोगुना करने का प्रस्ताव पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पास किया था, तो 2016 से 17 तक में आप देख लीजिए कि किसानों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने काम किए हैं। ये PM किसान सम्मान निधि का जो अभी 9th इंस्टॉलमेंट गया है, जाने वाला 8वें इंस्टॉलमेंट गया है, क्या वो किसानों उससे लाभान्वित नहीं हो रहे? यह सच है कि 75 साल हमारी आजादी के हो गए, लेकिन सरकारों को जो किसानों के लिए करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। अभी सरकार, बिहार की सरकार, वहां पे किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है और उसके पड़ोसी राज्य राहुल जी किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिल रही है। देख लीजिए
पहले एक मर्यादित भाषा में तो बात करिए कि मैंने आपको सुना, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं तो फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। क्या किसी को नहीं, आप अपनी बात बाद में रख लीजिएगा ना। वो सशक्तिकरण है। आप अगर किसानों के मामले को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे देने से क्या किसान हो गए आपको? इसलिए मैं 2 राज्यों का मैंने उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल का उदाहरण जहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना किसानों को नहीं मिल रहा है, और एक उदाहरण पड़ोसी राज्य का बिहार का उदाहरण दे रहा हूं मैं, जहां पे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप किसानों की आय देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के किसानों की आय बिहार के किसानों से ज्यादा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के किसानों की स्थिति में अच्छी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बिहार के किसानों की तुलना में अच्छी स्थिति है। देखिए राहुल जी, वो तो डिपेंड करता है ना कि किसान, वहां का किसान कौन सा फसल उगाता है और उसका कैसा उसे पैसा मिलता है। अगर बंगाल के किसान कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उनकी आय अधिक होगी। अब पूरे भारतवर्ष में पंजाब के किसान सबसे धनाढ्य माने जाते हैं, पंजाब हरियाणा के, तो इसका क्या मतलब दूसरे राज्यों के किसानों का कोई मोल नहीं है। सब किसानों का एक अपना अलग महत्व है, और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये बेसिकली बिचौलियों का आंदोलन है। असली किसान अभी भी खेतों में बैठे हैं, जिनके कारण हम लोग अनाज खा रहे हैं, डेली सब्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन में बिल्कुल नहीं मानता। ये बिचौलिए बैठे पड़े हैं रोड पे और हम लोगों का जीवन निर्भर कर रखे हैं। जमीन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कहीं किसान सम्मान निधि नहीं मिला तो ये वहां की सरकार की प्रॉब्लम है। वहां की सरकार अगर किसानों को ये योजना का लाभ नहीं देने दे रही है तो ये वहां के किसानों के 11 दौर की वार्तालाप हुई थी और केंद्रीय कृषि मंत्री ने उस समय ही वार्तालाप में उसमें 50 से ज्यादा कमियां तीनों कृषि कानूनों में मानी थी और 15 संशोधन राहुल जी, सर्वेश्वर पाठक जी, एक संवेदनशील सवाल इसमें यह है कि उस 5 लाख टन धान का आखिर होगा क्या, जिसकी बात केसीआर ने कही है? देखिए, केसीआर को चाहिए क्या कि अपने स्तर पे, अरे आप अपने स्तर पे भी तो वो 5 लाख जो धान है उसका क्या यूज होगा वो तो करो। क्या सेंटर पे आप क्यों आश्रित हो? सेंटर के मिनिस्टर ने आपको बोला, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप इतने टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाओ, पॉलिसी बनाओ और देखो कि उसका कैसे किसानों से लेके उसका कैसे यूज किया जा सकता है। आप उसको बाहर भेजो, अच्छे क्वालिटी का जो धान है उसको बाहर भेजो। देखिए, ऐसे स्थिति में जब केंद्र सरकार का सहयोग कदम उठाओ कि आप सेंटर के आगे हाथ फैलाए बैठो रहोगे, नहीं सेंटर आएगा हमसे खरीदेगा। सेंटर की कमियां है, आपने मान लिया, आपने दिखा दिया, तो आप हाथ पे हाथ बांध के क्यों बैठे पड़ते हो? मंत्री को आश्वासन दे रहे हैं, उनको पालन करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि कम से कम अभी भी जिस प्रकार से तेलंगाना की स्थितियां कठिन हुई है कि बीच में 5 लाख का चावल नहीं है, वहां के किसानों ने काफी परिश्रम से उस चावल का उत्पादन किया है, उसका परिणाम है। बोलिए बोलिए, आपको मैं जब बोलता हूं तभी बोलने का होता है। अब मैं चुप हो गया हूं, बोलते रहिए। ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भूमिका है कि नहीं? भारत के कुछ संघीय व्यवस्था को आपने देखा है कि नहीं देखा है? आपने केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की अपनी शक्तियां हैं। अब आप कह दीजिए कल के लिए राज्य सरकार अपना कमेटी बना के अपनी सेना भी रख ले, अपनी तमाम चीजें भी रख ले। भाई, आपको सहयोगी व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होता है। ये नहीं कह सकते कि कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री पहले आश्वासन दे दें कि हम खरीदेंगे और बाद में उसके ऊपर चुप्पी साध ले, तो ये चीजें तो नहीं हो सकती। सर्वेश्वर पाठक जी, गतिरोध की स्थिति और गतिरोध की स्थिति को दूर करना पड़ेगा उसको। सर्वेश्वर पाठक जी, क्या ऐसा भी होता है कि किसान सम्मान निधि इसीलिए ना मिले कि कहीं मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी का है? मैं नहीं समझा, एक बार और बोलिए। जैसे पश्चिम बंगाल में राहुल लाल कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है किसानों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी का मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं मिल रही है, जेडीयू और वहां एनडीए में सरकार में है, बिहार में तो वहां मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, एक बंगाल है, वहां की ममता बनर्जी को आपको पता है कि वो किस टाइप की नेता है, और ये जो लाभ बेचारे किसान को, छोटे किसान को मिलना चाहिए था, वो उससे वंचित करा दी। आखिर किसको फायदा हुआ?
मतलब वो बेचारे किसान तो मारे गए ना, जिसको फ्री में सेंट्रल से पैसा मिल रहा था। और ये पूरा पूरा है कि वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि ये सेंटर भेज रहा है, तो मैं यहाँ के किसानों को नहीं लेने दूंगी, क्योंकि ये योजना सेंटर के द्वारा प्रस्तावित है। तो ममता बनर्जी का तो ये पूरा ही पूरा प्लान था कि ये सेंटर द्वारा प्रस्तावित है, इसीलिए मैं इस योजना को लागू नहीं करूंगा। आप देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना, बहुत सारे जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है वहां के सरकारों ने आयुष्मान भारत योजना को भी लागू नहीं किया। आपकी आप विषय बदल देते हैं। अभी स्वास्थ्य के मामले पर जब बात करेंगे तो आप आयुष्मान भारत की बात कीजिएगा। आप अभी एग्रीकल्चर में, तो डिबेट पे एग्रीकल्चर। मैं एक उदाहरण देता हूँ राहुल जी, सबसे पहले तो बोलना सीखो, पहले बोलना सीखो। जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो, उसके बाद बोलो। आपको उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल जी वो 16% पे आ चुका है। राहुल जी सर्वेश्वर जी समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बात यहीं पे रह जाती है कि आखिर 5 लाख टन धान जो है उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।